फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज और आज हम लोग शुरू करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का 6th वीडियो। तो देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग, हमारा एक फेसबुक का ग्रुप है नीट यूजी गुरु के नाम से, अगर आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट एमसीक्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है ना, खासतौर से जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसमें एक लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलरिस लेयर। हमने आगे अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि इसके लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर क्या होती है? म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, और उसके बाद होती है आपकी मस्कुलरिस। ओके, तो मस्कुलरिस लेयर जो होती है वो मसल्स से मिलके बनी होती है। तो कभी सोचा कि इन मसल्स का काम क्या है? देखिए, मसल्स जो होते हैं ना, हमेशा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा ना कुछ मूवमेंट्स करते हैं। तो इंटेस्टाइन के अंदर क्या ना होता है कि बहुत वेरियस टाइप्स के मूवमेंट होते हैं। ओके, और ये जो मूवमेंट्स होते हैं इंटेस्टाइन के, ये कौन जनरेट करता है? ये जनरेट करती है ये जो मस्कुलरिस लेयर होती है, जिसके अंदर ये मसल्स होती हैं। तो बहुत सारे टाइप के जैसे कि एक पेरिस्टॉल्सिस है, तो पेरिस्टॉल्सिस भी जो इंटेस्टाइन का मूवमेंट है उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और आप हमेशा याद रखना, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो मस्कुलरिस जो लेयर है उसमें क्या होती है, इनर जो लेयर होती है वो सर्कुलर होती है और आउटर जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब बात आती है कि भाई ये मूवमेंट से फ़ायदा क्या होता है। तो ये जो देखो, जो इंटेस्टाइन के जो मूवमेंट्स होते हैं ना, वो क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि हम जो खाना खाते हैं ना, एक तो वो खाना इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, उसके बाद इंटेस्टाइन के खुद के सिक्रीशंस होते हैं जिसमें कि एंजाइम्स होते हैं, म्यूकस होते हैं। तो अगर आपको खाने को पचाना है तो ये जो फूड है और ये जो सिक्रीशंस हैं, इनको आपस में मिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये जो मिक्सिंग का काम है ना, ये मिक्सिंग का काम कौन करता है? यही जो ये जो मूवमेंट्स होते हैं जो इंटेस्टाइन के, जिसके लिए कि मस्कुलरिस लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, वही ये मूवमेंट्स के द्वारा उस फूड और सिक्रीशंस को मिक्स कर देती है। ओके, और इससे क्या होता है? इससे आपका डाइजेशन आसानी से हो जाता है। अच्छा, अब एक 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 हमारे जो है तीन चीज़ें होती हैं। देखिए, एक एक होता है आपका बाइल, एक होता है आपका पेनक्रिएटिक जूस, और एक होता है आपका इंटेस्टिनल जूस। ओके, तो ये तीन सिक्रीशन है जो कि फाइनली आके कहाँ मिलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, तो अगर आपसे पूछे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से सिक्रीशंस आते हैं, तो आपका बाइल आता है जो कि लीवर बनाता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। आप हमेशा याद रखिएगा, देखिए बाइल जो है ना, बाइल का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बाइल का फॉर्मेशन होता है लिवर में। ओके, लिवर में होता है। बट बाइल का स्टोरेज कहाँ होता है? तो बाइल का स्टोरेज होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। कभी भी ये मत बोल देना एमसीक्यू आए कि बाइल का सिंथेसिस गॉल ब्लैडर में होता है। बाइल का केवल स्टोरेज गॉल ब्लैडर में होता है, सिंथेसिस बाइल की लीवर के अंदर होती है। तो एक तो बाइल आ गया यहाँ पे। दूसरा एक पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या बनाता है? पेनक्रिएटिक जूस। तो वो पेनक्रिएटिक जूस भी कहाँ पे आता है? फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम के अंदर। उसके बाद आ गया आपका इंटेस्टाइनल जूस। तो इंटेस्टाइनल जूस जो है वो तो खुद ही इंटेस्टाइन के अंदर बनता है। तो ये तीनों जूस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आके मिलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेनक्रिएटिक जूस जो होता है और जो आपका बाइल जूस है, ये क्या होता है? ये कॉमन डक्ट से आता है। देखो, ये हो गया गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से आपका बाइल निकला, इस तरीके से नीचे आया, किसके द्वारा? कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा। ओके, और वह उसके बाद ये पेनक्रियाज है, ये पेनक्रिएटिक डक्ट है। तो पेनक्रिएटिक डक्ट से होता है पेनक्रिएटिक डक्ट से होता है पेनक्रिएटिक जूस आ गया, और ये दोनों के दोनों ड्यूडेनम में आके मिल जाते हैं। किसके द्वारा? एक कॉमन डक्ट बनती है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट। ओके, देखिए इसको रटना नहीं है, आसान बहुत है। एक डक्ट ऊपर से आई जो कि लीवर और गॉल ब्लैडर से होती हुई आती है। तो लीवर को एक्चुअली हम लोग हिपैटो बोलते हैं, तो इसलिए इसको नाम दे दिया हिपैटो। और दूसरी डक्ट आई पेनक्रियास से, तो उसको बोल दिया पेनक्रिएटिक। तो हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट। ओके, तो अगर कभी भी एमसीक्यू आता है कि हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट क्या क्या कैरी करती है, तो वो पेनक्रिएटिक जूस और बाइल जूस दोनों ही हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। ये एमसीक्यू कभी गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई पेनक्रिएटिक जो जूस है उसके अंदर होता क्या है। तो देखिए, उसके अंदर ना इनएक्टिव एंजाइम होते हैं। याद रखिएगा, इनएक्टिव। कभी भी एमसीक्यू में गलत मत करना। पेनक्रिएटिक जूस के अंदर एक्टिव एंजाइम नहीं होते, इनएक्टिव एंजाइम होते हैं। ठीक है, उनको एक्टिव करना पड़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में लाके। तो उन एंजाइम्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है ट्रिप्सिनोजन, दूसरा है काइमोट्रिप्सिनोजन, और एक बात और इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ कि जिसमें जीईएन लगा होता है ना, जीईएन, जेन, ये जो जेन लगा हुआ है, ये मेडिकल साइंस में आप जहाँ भी देखेंगे किसी एंजाइम के नाम में जेन है, वो हमेशा ज़्यादातर वो इनएक्टिव होता है। ओके, तो काइमोट्रिप्सिनोजन हो गया। फिर प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है। पेनकेटिक जूस के अंदर अमाइलेज भी होता है जो फैट का डाइजेशन करता है, सॉरी, ये लाइपेज भी होता है। अमाइलेज तो आपका कार्बोहाइड्रेट के लिए हो गया। उसके बाद आपका लाइपेज हो गया। लाइपेज के बाद क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। ओके, तो ये एमसीक्यू भी आया था कुछ साल पहले नीट में कि न्यूक्लियस एंजाइम कहाँ होता है। तो न्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो पेनक्रिएटिक जूस में होता है।
तो ये सारे आपके टिप ऑफ द टंग पे होने चाहिए, ये सारे एंजाइम्स के नाम। अब देखो, जो ये ट्रिप्सिनोजन जो एंजाइम है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि पैनक्रियाटिक जूस से आया है, ये एक इनएक्टिवेटेड एंजाइम है। इसको एक्टिवेट कौन करता है? तो इसको एक्टिवेट एक एंजाइम करता है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। तो कभी भी एमसीक्यू आए कि ट्रिप्सिनोजन को कौन एक्टिवेट करता है, तो एंटेरोकाइनेज एक्टिवेट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा भी एंटेरोकाइनेज सिक्रीट कहाँ से होता है? तो एंटेरोकाइनेज सिक्रीट होता है इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है उससे सिक्रीट होता है। और ये एंटेरोकाइनेज करता क्या है? ये ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव कर देता है ट्रिप्सिन में। ओके, तो ट्रिप्सिनोजन जो पैनक्रियाटिक जूस में इनएक्टिव था, उस पे एंटेरोकाइनेज वर्क करता है और वो ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन के अंदर, और ट्रिप्सिन एक एक्टिव एंजाइम है। अब मज़े की बात यह है कि ये जो ट्रिप्सिन बना ना, ये पैनक्रियाटिक जूस में वाकई के जो एंजाइम थे उनको एक्टिवेट कर देता है। ओके, जैसे कि बहुत सारे एंजाइम थे ना, उसमें काइमोट्रिप्सिनोजन था, उसके अंदर प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज था, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, ये सब जो भी इनएक्टिव एंजाइम थे, इन सबको एक्टिवेट करता है कौन? ट्रिप्सिन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को समझ में आना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़ है कि भाई बाइल। तो देखिए, बाइल जो होता है, बाइल कहाँ से आया? हमने बोला था गॉल ब्लैडर में वो स्टोर रहता है, तो वहाँ से कॉमन बाइल डक्ट से होता हुआ हिपैटिको पैनक्रियाटिक डक्ट से होता है और ड्यूडेनम में पहुँच जाता है। अब बाइल के अंदर होता क्या है? तो बाइल के अंदर एक तो बाइल पिगमेंट्स होते हैं। ये बाइल पिगमेंट्स के नाम आपको याद होने चाहिए। एक होता है बिलीरुबिन, दूसरा होता है बिलीवर्डिन। ओके, और क्या होता है? और होता है इसके अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं। तो बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट दोनों डिफरेंट चीज़ें, इनको मिक्स मत कर देना। नेक्स्ट चीज़ होती है कोलेस्ट्रॉल होता है इसके अंदर, और क्या होता है? फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। बट जो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता। तो अगर कभी कोई पूछे कि भाई बाइल के अंदर कौन सा एंजाइम है, तो बाइल के अंदर आप बोलना कोई भी एंजाइम नहीं होता बाइल के अंदर। बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट होते हैं, बाइल पिगमेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। तो अब बात आई कि भाई बाइल का यूज़ क्या है? कोई एंजाइम तो है नहीं उसके अंदर। तो देखिए, बाइल क्या करता है? बाइल फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, और उसके लिए टर्म यूज होती है बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। बाइल जो है वो फैट का इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। अब ये इमल्सिफिकेशन क्या होता है? तो देखिए, जो फैट होता है जो आप खाते हो ना, वो उसके बड़े लार्ज पार्टिकल होते हैं, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उसको स्मॉल पार्टिकल में तोड़ना पड़ता है, जिसको आप बोलते हो माइसेल्स। तो फैट से बनती है माइसेल्स। तो माइसेल्स यही, तो आपको फैट को ब्रेक करके माइसेल बनाना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, जिसमें कि बाइल आपकी हेल्प करता है। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा क्या है कि बाइल जो है वो लाइपेज को भी एक्टिवेट करता है। लाइपेजेस वो एंजाइम है जो फैट का डाइजेशन करते हैं, तो बाइल की वजह से लाइपेज भी एक्टिवेट होते हैं। तो अगर देखा जाए तो बाइल एक तरीके से हेल्प करता है फैट के डाइजेशन में। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि जो इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसल एपिथेलियम होता है ना, वहाँ पे सेल्स होती हैं, इनको गॉबलेट सेल बोलते हैं। और आप ये ना बात हमेशा रखना, गॉबलेट सेल जहाँ भी होंगी ना बॉडी में, वो अक्सर म्यूकस सिक्रीट करती हैं। तो ऐसे ही इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा है उसके अंदर भी गॉबलेट सेल्स हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करती हैं। अब देखो, इंटेस्टाइन के अंदर हमने पहले भी पढ़ा था, मेरे पिछले के अगर वीडियोस देखेंगे, कि वहाँ पे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है। म्यूकोसा की जो सेल्स होती हैं उन पे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है। ठीक है, तो ये जो ये जो सिक्रीशन होते हैं ना, जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम के जो सिक्रीशन होते हैं, वो गॉबलेट सेल के सिक्रीशन के साथ मिलके क्या बनाते हैं? मिलके बनाते हैं इंटेस्टाइनल जूस, जिसको आप बोलते हो सक्कस एंटेराइकस। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी टाइम आ चुका है कि इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम क्या है, तो उसको हम लोग सक्कस एंटेराइकस नाम से जानते हैं। आप हमेशा याद रखना, जहाँ भी एंटेरिक टर्म लग जाएगा ना, एंटेरिक टर्म का मतलब होता है इंटेस्टाइन, तो सक्कस एंटेराइकस का मतलब होता है इंटेस्टिनल जूस। तो देखो, ये एक डायग्राम है म्यूकोसा का। ये पूरी की पूरी म्यूकोसल लेयर है। ओके, ये म्यूकोसल लेयर है स्मॉल इंटेस्टाइन की, और ये आप देख रहे हो ऊपर, ये ऊपर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है, और उनके बीच में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं गॉबलेट सेल। यही गॉबलेट सेल क्या करती हैं? ये जो गॉबलेट सेल है, ये आपकी, मैं ग्रीन से दिखा देता हूँ, ये गॉबलेट सेल बनाती हैं आपकी क्या? म्यूकस। और ये म्यूकस आता है यहाँ ल्यूमेन में, और ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है, यहाँ से भी सिक्रीशन आता है, मिलके बनाते हैं इंटेस्टिनल जूस, जिसको हम लोग बोलते हैं सक्कस एंटेराइकस। अब देखो, ये जो इंटेस्टाइनल जूस है, इसके अंदर क्या क्या होता है? तो देखो, इस जूस के अंदर ना बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जैसे कि डाइसैकेराइडेज होते हैं। भाई डाइसैकेराइडेज का क्या काम है? जैसे कि एक माल्टेज है, माल्टेज एक डाइसैकेराइड है। ये डाइसैकेराइड जो होता है ना, उसको ब्रेक करता है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ऐसे ही डाईपेप्टाइडेजेज होते हैं, ये प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। लाइपेजेज होते हैं जो कि फैट का डाइजेशन करते हैं, और न्यूक्लियोसाइडेजेज होते हैं जो कि न्यूक्लियोसाइड्स का डाइजेशन करते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, जो म्यूकस सिक्रीट होता है ना गॉबलेट सेल से, तो वो बाइकार्बोनेट के साथ मिल जाता है। ये बाइकार्बोनेट कौन सा है? जो पेनक्रियाज से आता है। याद रखना, पेनक्रियाज ना बाइकार्बोनेट बनाते हैं, इसको हम HCO3- से दिखाते हैं। ओके, तो ये जो म्यूकस है, ये म्यूकस जो है, ये बाइकार्बोनेट के साथ क्या होता है? मिक्स हो जाता है,
और उससे करता क्या है, ये इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा होती है ना, उसको एसिड से बचाता है। क्योंकि देखिए एक होता है स्टमक, ठीक है, ये स्टमक हो गया, स्टमक से होती है इंटेस्टाइन, तो स्टमक में होता है आपका एसिड, ठीक है, स्टमक में एसिड होता है, हम लोग रेड रंग से दिखाते हैं एसिड, ये एसिड आता है इंटेस्टाइन में, तो ये जो एसिड है ना, ये इंटेस्टाइन को डैमेज कर सकता है। तो इस डैमेज को रोकने के लिए क्या होता है, हमको एसिड को हम किस से न्यूट्रलाइज करते हैं, एल्कलाइन नेचर से। तो एल्कलाइन क्या होता है, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का नेचर एल्कलाइन होता है। तो ये जो बाइकार्बोनेट हैं, ये म्यूकस के साथ मिलके जो इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा है उसको एसिड से बचाते हैं। ओके, और क्या करते हैं, ये जो इंटेस्टाइन का जो मीडियम है ना, उसको एल्कलाइन कर देते हैं। और एल्कलाइन मीडियम का पीएच क्या होता है, 7.8 होता है इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन में जितने भी एंजाइम हैं उनको काम करने के लिए एल्कलाइन नेचर ही चाहिए। अगर इंटेस्टाइन का जो मीडियम है वो एल्कलाइन अगर नहीं होगा, तो जो भी एंजाइम है ना वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे इंटेस्टाइन के अंदर। तो इसके लिए म्यूकस और बाइकार्बोनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज़ होती है कि ब्रूनर्स ग्लैंड क्या होती है। तो देखिए, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो ड्यूडेनम है, उसके ना उसकी सब म्यूकोसा में ग्लैंड होते हैं, इसको हम लोग ब्रूनर्स ग्लैंड बोलते हैं। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ होती हैं। तो ब्रूनर्स ग्लैंड कभी भी म्यूकोसा मत लगा देना, ब्रूनर्स ग्लैंड हमेशा सब म्यूकोसल ग्लैंड होती है, सब म्यूकोसा के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।